Good afternoon, everyone. I'm continuing with revision of profits and gains of business and profession. I have divided it into various concepts. Concept 1 was basic. I finished concept 2 and I am on concept 3, which is disallowable expenditure. So I am on concept 3, which is disallowable expenditure. Now what is happening in this disallowable expenses? I have covered all sections. The last one that I was discussing with you was section 43B. Now what is there in 43B? There are 7 expenses which are allowable on there are 7 expenses which are allowable on payment basis, correct? Irrespective of the method, okay, irrespective of the method of accounting that you follow, whether you follow mercantile or you follow cash, 7 expenses है वो हम तो सिर्फ कैश बेसिस पे ही अलाउ करने वाले हैं, करेक्ट? नाउ कैश बेसिस मतलब पेमेंट बेसिस, बट 43B gives you a little longer time. It says pay during the year or pay within the due date of the return. तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया, जैसे जो खर्चा है it belongs to, and I gave you a very important sentence also yesterday which you may need for MCQ solving. So now just see, अगर PY 18-19 से रिलेटेड खर्चा है, हाँ, तो बॉक्स में क्या कौन सा ईयर लिखने का? 18-19, उसका ड्यू डेट लिखने का. अगर उस ईयर के ड्यू डेट के अंदर पे कर दिया तो उसी ईयर में खर्चा हो जाएगा. दैट मीन्स कैन आई से द खर्चा विल बी अलाउड ऑन ड्यू बेसिस. यस, एंड वंस यू क्रॉस द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के आगे अगर पेमेंट होता है स्टूडेंट्स, तो फिर तो पेमेंट के ईयर में ही खर्चा अलाउ होगा. लाइक दिस देयर इज 43B. How many, which expenses are covered under 43B? To remember, I'll tell you. There are 3 expenses relating to employer and employee. How many expenses? 3. 3 expenses relating to what? Employer and employee. Now these 3 expenses which are relating to employer and employee is what? Now see, the first one is bonus paid to staff, bonus or commission that is paid to staff. It will be allowed only on payment basis. Okay, nobody is going to tell you in the question that ये 43B को belong करता है. आपको स्ट्राइक होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि बोनस और कमीशन है तो ध्यान में रखना पड़ेगा ये 43B को बिलोंग करता है. उसी तरह से एम्प्लॉयर्स कंट्री टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स. फिर लीव सैलरी. लीव सैलरी क्या है रे? कहाँ सिखाया लीव सैलरी? सैलरी में लीव एनकैशमेंट है ना. तो यही लीव सैलरी जब एम्प्लॉयर देता है उसके लिए खर्चा है. ओ दिस खर्चा इज अलाउड टू हिम ऑन पेमेंट बेसिस अंडर सेक्शन 43B. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, हाँ, पेमेंट बेसिस, बट इनिशियली वी गिव यू अ चांस. हम चाहते हैं कि आप ड्यू बेसिस पे ही ले लो खर्चा, बट पेमेंट तो करो टाइम पे. अच्छा, टाइम पे मतलब कितना टाइम है? ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, तब तक तो पेमेंट कर दो तो ड्यू बेसिस पे खर्चा अलाउ हो जाएगा. आपने अगर पेमेंट बहुत ही पोस्टपोन कर दिया देन दिस खर्चा विल बिकम डिसअलाउेबल. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, यस. सो दिस इज लीव सैलरी हो गया. तो 3 ये जो खर्चे हैं किसको बिलोंग करते हैं? ये कौन से रिलेटेड है खर्चे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड है. 4th एक्सपेंसेस इज व्हाट? एनी टैक्स, सेस, ड्यूटी, फी पेएबल अंडर एनी एक्ट. Any tax, cess, duty payable under any act. So if it is payable under some act, then yes, इसको भी time पे pay करो. Can I say income tax is covered here under 43B? अरे income tax is not an allowable expenditure. Question of whether it is allowable on payment basis or due basis, ये तो arise ही नहीं होता है. पहले ये allowable खर्चा ही नहीं है, तो इसको तुम due basis पे allow करोगे या payment basis पे allow करोगे? This question just does not arise. तो यहाँ पे कौन सा टैक्स कवर हो सकता है? जीएसटी, कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, customs duty, excise, all these indirect taxes, GST, this can get covered under 43B. Any tax that is required to be paid under some statute. समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, आगे तो टैक्स हो गया. इंटरेस्ट, 2 आर रिलेटिंग टू इंटरेस्ट बेसिकली. ना बैंक का इंटरेस्ट है ये. बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने इंटरेस्ट लिया है, यू बेटर पे द इंटरेस्ट विद इन द ड्यू डेट. यू बेटर पे द इंटरेस्ट विद इन द ड्यू डेट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. द लास्ट वन, 7th one is payment made to railways. You know that our railway sector is running into losses right now.
यस, एंड सो वी वांट, क्या होता है, एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनी है, रेलवे से कुछ ट्रांसपोर्टेशन किया, गुड्स भेजे, डिफेंस के गुड्स आ गए, तो यू हैव टू पे मनी, सो यू बेटर पे देम, ओनली देन इट विल बी अलाउड एज अ खर्चा, समझा? तो अगर आपको पीएनएल में आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, you get interest on cooperative bank का loan, okay, then in the PNL you get any other things like leave salary, bonus, commission. तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या करना चाहिए आपको स्ट्राइक होना चाहिए, दिस इज अलाउेबल ऑन पेमेंट बेसिस 43B में, तो कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा, व्हेन वाज इट पेड, व्हेन वाज इट नॉट पेड, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 43B का ये एडजस्टमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, कैन आई से ऑडिट फीस इज कवर्ड अंडर दिस? शाबाश। कैन आई से ऑडिट फीस इज कवर्ड अंडर दिस 43B? इज इट अ टैक्स सेस ड्यूटी फी पेएबल अंडर एनी स्टैट्यूट? फी वर्ड आ गया, मतलब ऑडिट फीस है, तो ये इसमें कवर्ड हो गया 43B में, ऐसा नहीं है। इट्स अ टैक्स सेस ड्यूटी फी पेएबल अंडर अ स्टैट्यूट, ओनली देन इट इज गोइंग टू बी अलाउेबल ऑन पेमेंट बेसिस। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, तो ऑडिट फी वगैरह नहीं होगा, इंटरेस्ट कवर होगा, बोनस है, कमीशन है, लीव सैलरी है, दिस गेट्स कवर्ड अंडर 43B। कितना टाइम बोला मैंने 43B में है? विद इन द ड्यू डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट अंडर विच सेक्शन? 139(1). दो ड्यू डेट्स है अभी आपके लिए, एक होता है 30 सितंबर, दूसरा होता है 31 जुलाई। विद इन द ड्यू डेट पेमेंट कर दो, ड्यू डेट को क्रॉस कर दिया तो खर्चा कब अला होगा? पेमेंट। अच्छा, एक ट्रिक, एक याद रखना, क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट ऐसा बोलता है, आपको जो पीएनएल दिया है ना, आपको जो पीएनएल दिया ना प्रॉब्लम, वो दिया है 31 मार्च 2019 का। कौन से ईयर का है वो? 31 मार्च 2019 का। नीचे एडजस्टमेंट आता है कि सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी रिलेट्स टू PY 17-18। कौन से ईयर को रिलेट कर रहा है? 17-18। कस्टम्स ड्यूटी रिलेट्स टू PY 17-18 को रिलेट कर रहा है, बराबर है? तो ये जो 17-18 को रिलेट कर रहा है, फिर उन्होंने बोला दिस वाज पेड ऑन 30 सितंबर 2018, ये 5000 का है। एंड सपोज दिस इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। सोचो 2 मिनट अच्छे से सोचो, क्या दिया है? ऊपर पीएनएल कौन से ईयर का दिया है? 18-19। नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है? कस्टम्स ड्यूटी ऑफ 17-18 5000 अभी पे किया, अकाउंटेंट हैज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज ही थिंक्स इट रिलेट्स टू द लास्ट ईयर। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? allowable or not? I'll tell you one thing. Do you want to take a chance with your attempt? Do you want to take a chance with your attempt? No, we don't want to take a chance with our attempt, right? So we absolutely are not ready to take a chance. तो मैंने आपको क्या बताया है? क्या बताया मैंने आपको? एक हिंट दिया है ना आपको? क्या हिंट दिया मैंने आपको? हमेशा एक बॉक्स बनाना, बॉक्स में कौन सा ईयर लिखना? जिस ईयर का पीएनएल है या जिस ईयर का खर्चा रिलेट करता है? जिस ईयर का खर्चा रिलेट करता है। वेरी गुड। सो यू हैव टू कंसिडर इनटू दैट बॉक्स यू हैव टू राइट द ईयर टू विच द एक्सपेंडिचर इज रिलेटिंग टू। इन दिस केस आई विल राइट PY 17-18 और इसका ड्यू डेट क्या होगा? 30 सितंबर 2018. So is it paid within this date? Yes. Is it an allowable expenditure in this PY itself? Yes. It is allowable in PY 17-18. तो इस AY में आपको उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन 43B पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। Is this expenditure going to be allowed on payment basis or due basis? It you get a chance कि ये खर्चा ड्यू बेसिस पे अलाउ हो। ये एक्चुअल खर्चा किस ईयर को बिलोंग करता है? 17-18. So can I treat it as a खर्चा in 17-18? Yes, if you paid within the due date of 17-18 का PY. उसका ड्यू डेट क्या है? कंपनी है तो 30 सितंबर है। अगर आप 30 सितंबर 2018 के बाद पेमेंट करते, अगर ऐसा एडजस्टमेंट होता कि 5000 का पेमेंट आपने 30 सितंबर को किया और 10,000 का पेमेंट आपने 2 अक्टूबर को किया, 2 अक्टूबर 2018 को किया, तो क्या होगा?
2 अक्टूबर 2018। तो ये 10,000 किस ईयर में अलावेबल खर्चा होता? ऑलवेज मेक अ स्क्वायर दैट बॉक्स, इन द बॉक्स राइट द रेलेवेंट पीवाई। रेलेवेंट पीवाई मतलब किसका रेलेवेंट पीवाई? खर्चे का। हाँ, तो खर्चा किस ईयर को बिलोंग कर रहा है? 17-18 को, तो वो हमने लिख दिया। उसका ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। कोई भी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो, ग्रेट, अलावेबल। कोई भी पेमेंट उस ईयर के ड्यू डेट के अंदर, रिटर्न फाइलिंग के डेट तक तो पेमेंट कर दो, देन अलावेबल इन दिस ईयर इटसेल्फ। 5,000 आपने एग्जैक्टली 30 सितंबर को पे किया, तो 5,000 कब अलाउ होगा? पीवाई 17-18 में। लेकिन 10,000 आपने कब पे किया? आफ्टर दिस डेट, देन इट विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। So this section also gives you a chance to allow these 7 expenses first on due basis. You can get this kind of a multiple choice question, है ना, that yes, payments can be allowed on due basis if they are paid within the due date. If not, then it will be allowed on payment basis. So this would be the correct answer. समझा क्या सबको? क्या समझा? 10,000 अभी क्या होगा? पेमेंट के ईयर में पेमेंट कब किया? 2 अक्टूबर 2018 मीन्स पीवाई 18-19। तो 10,000 इज अ खर्चा अलावेबल इन पीवाई 18-19, 5,000 इज अ खर्चा अलावेबल इन पीवाई 17-18। बराबर? डाउट किसी को? पक्का? हाँ, आई विल गो हेड। 43B में एक और एडजस्टमेंट, मॉड्यूल ने तो इस एडजस्टमेंट के ऊपर प्रॉब्लम दिया है। अगेन चांसेस, मैंने वापस आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, एक आध एडजस्टमेंट अदरवाइज आप मिस करते तो चल जाता, अभी नहीं चलेगा क्योंकि MCQ है। So there could be an MCQ on any damn adjustment which has never been asked for problems. I have taught you this, but I'll revise it again. Interest, unpaid interest, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था तभी। हाँ, तो वापस बताती हूँ। इफ़ यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ओके, तो आपका अनपेड इंटरेस्ट है, फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट दैट गुड, द कंपनी इज नॉट डूइंग दैट वेल, तो इंटरेस्ट आपका अनपेड है, यू नॉट पेड द इंटरेस्ट, सो अनपेड इंटरेस्ट इज देयर 2 lakhs। ऐसे कर करके एक्यूमुलेट होते गया है, एंड ओवर द ईयर सपोज से आई विल नॉट से 2 lakhs, आई विल से दिस इज 20 lakhs। नाउ यू टेल द बैंक, understand, interest is unpaid, will it be allowed as a kharcha? No, because this interest on banks, interest to banks and NBFCs, financial institutions is covered under 43B. गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया so that our banking systems remain good, they get liquidity, उनको लोग इंटरेस्ट टाइम पे दे। आप देख रहे हो अभी बैंक्स की क्या हालत हो रही है, NPAs होते जा रहे। अंडरस्टैंड, व्हेन वी मेक अ प्रोविजन इन इनकम टैक्स, आई एम मेकिंग दिस प्रोविजन विद अ इंटेंशन दैट आई प्रोटेक्ट द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंटरेस्ट अगर अनपेड है तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। चलो 20 लाख का है, ठीक है, दिस 20 lakhs वॉज कन्वर्टेड इन टू अ लोन। इसको बोलते हैं लोन का रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रीस्ट्रक्चरिंग। मेनी बैंक्स डू दैट, they do restructuring of the loans, okay? So this 20 lakhs got converted into a loan of 20 lakhs. जिस दिन ये लोन में कन्वर्ट हो गया, असेसी को लगा चलो सही, अच्छा हो गया, इस 20 लाख को अभी PNL को डेबिट कर दो। नो, conversion of unpaid interest into a loan will not be treated as payment of that interest. During the year, if there are 12 installments, suppose you had to pay this in 24 months आपको अलाउ किया है, तो EMI कितना आएगा? ऐसा ही प्रॉब्लम है मॉड्यूल में। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आपको बोला ये 20 लाख का लोन आपको 2 साल में पे करना है, तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 24 बताना EMI कितना आएगा? 83,333, करेक्ट। नाउ ड्यूरिंग PY 18-19 you paid 12 installments, so 83,333. Now will this become an allowable expenditure? तो ये 10 लाख आएगा ना रफली, हाँ ये 10 लाख आएगा। तो will this 10 लाख become an allowable expenditure? Yes. Conclusion, simple conclusion, सुनो, sometimes my interest can be unpaid. Will that interest be allowable as a खर्चा under 43B? No. Be simple, step by step जाओ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर मैंने ये अनपेड इंटरेस्ट, आई कन्वर्ट द अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन, ऑन कन्वर्जन should I treat it as an expenditure? No, you've not yet paid it. बट इंटरेस्ट चला गया, बैंक बोलती है अभी इसको इंटरेस्ट नहीं बुलाएंगे, इंटरेस्ट आपका किधर चला गया? लोन में कन्वर्ट हो गया। बट फॉर इनकम टैक्स ने क्लैरिफाई कर दिया, सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट दिस एज पेमेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट एज एन एक्सपेंडिचर।
We won't allow it as an expenditure. When you pay this loan, the unpaid interest, when you start paying it, only then it will be treated as an expenditure. So module has a question like this where they are given like this only कि एक किसी बैंक का अनपेड अमाउंट 20 लाख है, 20 लाख को 5 साल में रिपे करना है, 60 EMIs है, तो पर मंथ का EMI निकालो, ड्यूरिंग द ईयर 12 इंस्टॉलमेंट्स हो गए तो कितना अलावेबल होगा, ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन द मॉड्यूल. नाउ व्हाई डिड आई कवर इट? सो यू नो द कंसेप्ट. MCQ में आ गया तो यू हैव अ चांस टू स्कोर. समझ में आ रहा है सबको? Yes. So conversion of an unpaid interest into loan, will that be allowed? No, it will not be allowed. Is that clear to everybody? ये 43B का additional point जो module में covered है, and I have also covered it with you. Correct? So what did I finish? Have I finished my part 3 now? What is part 3 में मैंने क्या क्या sections किए? A quick recap we'll do, and then I'll come to part 4 of the chapter. We divide the chapter into how many parts? 4 parts. First is basics. Second is allowable expenses. Third is disallowable expenses. So we are on the third part, disallowable, जो अभी खत्म हो गया, and then we'll start with tax audit presumptive basis. इसमें amendments है. Amendments मतलब you have already learnt it, but AY 1920 के जो amendments है, हर chapter में मैं आपको अलग से लिखवा रही हूँ क्योंकि may attempt focus is on amendments. बराबर है? हाँ. तो अभी बताओ 40A क्या है? 40A बताओ कौन से खर्चे डिसअलाउड है 40A में? इनकम टैक्स, पेमेंट विदाउट TDS और सैलरी पेड टू NR विदाउट TDS. और क्या डिसअलाउड है? वेल टैक्स डिसअलाउड है. और वेरी गुड, आई वांटेड दिस. यस, ये बहुत डिटेल में सिखाया आपको. टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, दिस इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A. सो टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स. बराबर है क्या? हाँ. 40B क्या है? इंटरेस्ट एंड सैलरी. इंटरेस्ट का लिमिट कितना है? When firm pays to the partner, what is the maximum limit of interest? 12%. सैलरी का लिमिट कितना है? बुक प्रॉफिट के हिसाब से. फर्स्ट 3 lakhs पे 1,50,000 और 90% whichever is higher. कल ही किया है हमने, इसीलिए we have revised it yesterday. So some of you all have joined today, so don't worry if you don't recall. Nobody was able to remember. कल मैंने पूरा सिखाया है, so टेंशन नहीं लेने का है. Okay? Yes. So limit is there, maximum limit of salary is there. अच्छा, सैलरी किसको पे कर सकते हैं? वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को? फर्म चाहे तो दोनों को पे कर सकती है, बट इनकम टैक्स विल अलाउ ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर बिकॉज सैलरी इज पेड फॉर डे टू डे वर्किंग. बराबर है कि नहीं? हाँ. यस. अच्छा, उसके बाद 40B हो गया, इंटरेस्ट एंड सैलरी हो गया. उसके बाद हमने क्या सीखा? 48(2). 48(2) क्या है? पहले क्या बोला? 48(2) और 3 में कंफ्यूजन होता है, तो पहले रिलेटिव्स, बाद में कैश. तो 48(2) इज रिलेटिव्स. अनरीजनेबल डिसअलाउ होगा. 48(3) क्या है? कैश. इसमें क्या क्या याद रखना है बताना. अगर 10,000 के ऊपर का पेमेंट करना है, कैसे कर सकते हैं? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, एनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं. आजकल तो इतने ऑप्शंस है, पेटीएम है, गूगल पे है, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. कैन आई यूज ऑल ऑफ देम? यस आई कैन. आई कैन नॉट यूज कैश, आई कैन नॉट यूज अ क्रॉस चेक, बेरर चेक, ये अलाउड नहीं है. ठीक है. अगर आपने कर दिया तो entire amount will be disallowed. Okay. Is there an exception to this? Yes. The limit is 35,000 when you make a payment to a transporter. पक्का क्या? हाँ. So if मेरे कोचिंग क्लास के लिए मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया और 40,000 मुझे उसको 30 कैश में देना है, दे सकती हूँ क्या? पक्का. हाँ. ट्रांसपोर्टर अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा है 30,000 कैश में, वो दे सकता है क्या? नहीं. पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर नहीं है, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर हैज अ लिमिट ऑफ 35,000. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. इसमें कुछ और एक्सेप्शंस है, बैंक्स आर क्लोज एंड ऑल दैट स्टफ, यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड. ठीक है. बैंक का स्ट्राइक है या अलग अलग एक्सेप्शंस है विच यू फार्मर को दिया, गवर्नमेंट्स को पेमेंट किया, तो देयर दिस सेक्शन इज नॉट अट्रैक्टेड. बराबर है? हाँ. इसके बाद 40A(7) है, 40A(9) है. ये नंबर याद नहीं रखा तो भी चलेगा, सेक्शन नंबर नहीं याद रहा तो चलेगा, प्रोविजन पता होना चाहिए. पेमेंट टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड डिसअलावेबल, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिसअलावेबल. बस इतना ही. उसके बाद आता है सेक्शन 43B. इसमें क्या है? 7 एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस.
पेमेंट बेसिस कितना टाइम देते पेमेंट के लिए, ड्यूरिंग द ईयर और टिल द ड्यू डेट. व्हाट इज द ड्यू डेट? 139(1). बराबर है. सो पूरा रिकैप हो गया आपका डिसअलावेबल एक्सपेंसेस का. डन एवरीबडी विद दिस? यस. आई विल मूव ऑन. यू वांट टू, एनीबडी वांट्स टू नोट इट डाउन? हियर 139(1) का टाइम है. You know, you can just then have just columnar and could quickly note it. मतलब मैंने छोटे कॉलम बनाए. अगर आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखना है तो जैसे इंटरेस्ट के लिए लिमिट कितना है, 12% है. सैलरी के लिए बुक प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है. हाँ, बोलो. हाँ बोल. नहीं नहीं, इट वॉज पेंडिंग नो इन योर बुक्स एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना. इट वॉज पेंडिंग, देन आई टुक इट टू द बैंक को मैंने ये कर दिया. बट फॉर इनकम टैक्स वर्किंग वी डू इट. we may not do it in the books of accounts. When I'm teaching you income tax, accounting is different and income tax working is different. Even I'll tell you one more thing. Her question, सुनो, अगर मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया 150%, तुम बुक्स में थोड़ी 150 लिख सकते हो. अकाउंटिंग करते वक्त थोड़ी 1 लाख का एंट्री, 1 लाख का डोनेशन दिया तो तुम 1.5 लाख का एंट्री थोड़ी करोगे. बुक्स में कितने अमाउंट का एंट्री करोगे? 1 लाख का. अकाउंटेंट फिर तुम जब इनकम टैक्स का वर्किंग करते हो तो उधर एडिशनल 50 कंसिडर करते हो. इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ योर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज डिफरेंट एंड इनकम टैक्स इज डिफरेंट. अंडरस्टूड? अकाउंटिंग अगर कंपनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, कंपनी के रूल्स होते हैं. आई एम श्योर बाय नाउ यू लर्न कंपनीज एक्ट. यू नो ऑल कंपनीज कंपल्सरीली हैव टू फॉलो मर्केंटाइल. Companies do not have an option of cash, but income tax says you can follow cash or mercantile. But you have to understand which act you are studying and what statute is there. By now you've studied, no? Company Act में अभी सीख के हो गया है. पहले पूछती थी तो नहीं हुआ था, अब हो गया ना. हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहाँ सिखाया था मैंने आपको? क्या बोला था? डिविडेंड, कैपिटल रिडक्शन जो होता है. कैपिटल रिडक्शन के टाइम जब आप शेयर होल्डर्स को पैसे देते हो, it is treated as deemed dividend in income tax act. What you've learnt is accounting treatment. What I will teach you here is the income tax treatment. समझा क्या? चलो आगे. Part 4, Concept 4. Now what am I going to teach you in Concept 4? In Concept 4 I am going to teach you presumptive basis, tax audit and certain miscellaneous provisions. Okay, so pay attention. तो यहाँ पे I am going to cover, I'll start with maybe 41, then I'll do 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA and 44AE. इतने sections मैं आपको अभी सिखाऊंगी. ठीक है. यू आर लकी दैट 44AE के बाद 4-5 सेक्शंस जो एक्ट में है आपके सिलेबस से डिलीट हो गए. ओके, दे वेरी मच देयर इन द एक्ट बट दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. पहले हम स्टार्ट करेंगे 41 से. 41 ये कॉमन एडजस्टमेंट होता है आपके P&L में. व्हाट इज 41? मैचिंग प्रिंसिपल. जो खर्चा जब आपने किसी का पेमेंट किया, जैसे एक्साइज का पेमेंट किया, आपने किसी खर्चे के लिए पेमेंट किया, वॉज इट ट्रीटेड एज अ खर्चा अर्लियर? यस. जब उसका रिफंड आता है इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम. जैसे बैड डेट्स, वॉज इट अलाउड एज अ खर्चा? जब आपका लॉस हुआ, बैड डेट्स खर्चा है ना. जब बैड डेट रिकवर हुआ तो आपका फायदा है. फायदा मतलब इनकम. कौन से हेड में आएगा? पीजीबीपी. मैचिंग प्रिंसिपल. खर्चा कौन से हेड में हुआ? पीजीबीपी. तो इनकम कौन से हेड में होगा? पीजीबीपी. बैड डेट्स रिकवर्ड. हाँ, 41 का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस बंद भी हो गया तभी भी ये बिजनेस इनकम करके टैक्स होने वाला है. इवन इफ योर बिजनेस इज शट डाउन, सम कस्टमर इज वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड कम्स बैक एंड सेज हियर इज द मनी दैट आई वाज ओइंग टू यू एंड आई हैव कम बैक टू गिव दिस 1 लाख टू यू. यू से मेरा बिजनेस बंद हो गया है. Forget, keep that 1 lakh in your pocket and don't tell your CA about it and just forget about it. Otherwise, I am here again to teach you what the act says. Act says what? अगर 1 लाख आपको मिला और चेक से आया, बैंक में डालोगे तो 1 लाख क्या होगा? बिजनेस इनकम, डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41. बराबर. बैड डेट्स रिकवर्ड, कस्टम्स ड्यूटी रिकवर्ड. अर्लियर इट शुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन. जब आपने बैड डेट सफर किया, अगर एडजस्टमेंट ऐसा आता है, अर्लियर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन,
देन व्हेन इट इज रिकवर्ड इट इज नॉट इनकम, इनकम नहीं है। पहले खर्चा अलाउ किया क्या, तुम क्लेम करना चाहते थे, एओ कन्विंस ही नहीं हुआ, एओ बोलता नहीं नहीं आई एम नॉट अलाउिंग दिस बैड डेट्स, ठीक है डोंट अलाउ, व्हेन आई रिकवर इट आई विल टेल द एओ यू डिडंट अलाउ इट एज अ खर्चा, नाउ व्हेन आई एम गेटिंग इट यू कांट ट्रीट इट एज माई इनकम। समझ में आ रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल। ओके सो इसमें क्या क्या 41 में और क्या याद आ रहा है आपको, क्या कवर्ड है, कुछ याद आ रहा है और क्या कवर्ड होगा 41 में? बैड डेट रिकवर्ड है, कस्टम्स ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी रिकवर्ड है, कुछ और याद आ रहा है बोलो, सेक्शन 35। हाँ अभी इसके ऊपर एमसीक्यू फेवरेट, दिस कुड बी अ फेवरेट एमसीक्यू, आई हैव टॉट यू दिस, वी हैव डिस्कस्ड दिस। I was going through the MCQs and I'm very glad not a single concept has been left out through various MCQs books that I was going through while drafting my book. So everything has been covered. There is a small, only one concept in that entire, there's a balancing charge and terminal depreciation kind of a small concept that I will just cover it in some time today while doing an MCQ. हाँ तो अभी ध्यान देना, 41 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और वो क्या है, सेक्शन 35 याद है क्या, साइंटिफिक रिसर्च। सुनो तुम लोग अभी एक है ना लॉजिकली सोचो, ट्रेन योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड लॉजिकली, डोंट लर्न मैकेनिकली, तुम खुद ने तुमको आना चाहिए। सुनो तुमने जब मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी जनरल, क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करके क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन। कैपिटलाइज करते मतलब हम किधर ऐड करते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट, बराबर है ना, यू एड इट, एड एडिशंस इन द ब्लॉक ऑफ असेट, बराबर। व्हेन आई बाय फॉर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, व्हाट डू आई डू, it is fully allowable as an expenditure, revenue expenses allowed, capital expenses allowed। मैंने 1 लाख का मशीनरी खरीदा, what will I do with that 1 लाख, allowable expenditure, fully allowable, under which section 35, बराबर। मतलब do I claim depreciation on that 1 lakh, no, do I add it into block of assets, no। मैंने जब मशीनरी खरीदा है ट्रीटेड इट एज बिजनेस इनकम, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया, 2 महीने 2 साल के बाद कंप्लीट हो गया, मैंने यही एसेट जाके 40,000 में बेचा, क्या होना चाहिए 40,000, बिजनेस इनकम। आई एम ओके इफ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन और यू डोंट नो द सेक्शन, बट आपका ऐसे अंदाजा लॉजिक डेवलप होना चाहिए, यू शुड से आई थिंक दिस वुड बी बिजनेस इनकम एंड देन एक्ट ढूंढो और फिर देखो कौन से सेक्शन में आ रहा है, बट लॉजिक आपका आप डेवलप करो। सो इट इज गोइंग टू बी बिजनेस इनकम डेफिनेटली। 1 लाख का खर्चा हुआ, पूरा 1 लाख अलाउ हो गया आपका और इनकम टैक्स का बैलेंस 0 हो गया। इनकम टैक्सेस तुमने कितना खर्चा किया, 1 लाख, हमने कितना अलाउ कर दिया, 1 लाख, अपना हिसाब किताब खत्म। अब तुमको यही एसेट बेचने पे 40,000 मिले तो क्या होगा, इनकम, पे टैक्स ऑन दिस, बराबर। ये एक पार्ट। मैंने रिसर्च कंप्लीट करने के बाद सपोज 1 लाख का मशीनरी खरीदा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया, 1 लाख अलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35। हाँ रिसर्च होने के बाद आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग दिस टू माई फैक्ट्री, I am using it for business. Moment you use it for business, you should claim depreciation. I will have to add this into block of asset. I should add it at what value? Nil or current market value? Zero value. Zero. Logic क्या है? ऑलरेडी 1 लाख का खर्चा आप क्लेम कर दे। अरे डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, उस 1 लाख को थोड़ा 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 करके क्लेम करना, पूरा 1 लाख मिल गया ना, अब काय का डेप्रिसिएशन चाहिए। इनकम टैक्स ने बोल दिया तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब खत्म, मैंने 1 लाख का खर्चा किया तो हमने 1 लाख का तुमको अलाउ कर दिया, वापस मत आना इस 1 लाख के लिए। जब तुम बिजनेस में इसको डालोगे इट विल बी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एट नील वैल्यू। देर इज अ इनकम टैक्स MCQ, मॉड्यूल का ये एक MCQ है कि इट विल बी इंट्रोड्यूस इन WDV एट व्हाट वैल्यू, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इन द ब्लॉक ऑफ असेट्स एट 0 वैल्यू। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये हो गया कौन सा सेक्शन 41। सेक्शन 41 की क्या स्पेशलिटीज है, इट इज डीम्ड बिजनेस इनकम, बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो या ना हो इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम। इट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट, इट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट। इस 41 में एक नॉट सो वेरी कॉमन एडजस्टमेंट, बट वो भी मैंने सिखाया है, उसके ऊपर मैंने आपके साथ क्वेश्चन भी किया है ना। सुनो, डू यू रिमेंबर स्पेकुलेशन बिजनेस में एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, हाँ इसमें ना क्या होता है, जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हो और वो नॉन स्पेकुलेशन होता है और बाय चांस आपको सेट ऑफ की प्रोविजंस की वजह से यू कुडंट सेट इट ऑफ,
देन व्हाट कैन यू डू, अगर आपको ये बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के बाद बैड डेट्स रिकवर हुए, एकदम से कोई आके 1.5 लाख देके जाता है, इज दैट योर इनकम? फिर तुम एओ को बोलते हो दिस इज नॉट फेयर, 1.5 लाख का अब तुम इनकम ले रहे हो, लेकिन जब मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ था ना तब मेरा 40,000 का लॉस था। तो ये बोलता है चलो कोई बात नहीं, 1.5 लाख में से क्या करो, 40 लाख माइनस करो, पे टैक्स ऑन 1,10,000। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। कौन सा लॉस? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। लेकिन विच ईयर? द ईयर इन विच द बिजनेस वॉज डिसकंटिन्यूड। दिस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट 41 वाले इनकम। ठीक है क्या? पक्का? ये कौन सा सेक्शन हो गया? 41। क्या क्या बोला 41 में? क्या क्या टैक्स होगा जल्दी से? बैड डेट्स रिकवर्ड, customs duty recovered, any expenditure which was earlier allowed as a खर्चा, when it is received it becomes your income, बराबर? एंड साइंटिफिक रिसर्च का असेट है अगर आपने बेच दिया। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का असेट के बारे में सिर्फ एक बात ये करेंगे, मैंने असेट खरीदा 40,000 में, तो कितना खर्चा अलाउ हुआ? 40,000, लेकिन बेचते वक्त ना मुझे 50,000 मिले। इट्स अ रेयर असेट, नोबडी नाउ, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, लिमिटेड एडिशन वाला ये असेट था, तो इसलिए मुझे 50,000 मिले। 40,000 तक बिजनेस इनकम, मैचिंग प्रिंसिपल, and remaining 10,000 will be capital gains. We have done some small problems on that in our notes, okay? So understand this. तो up to 40 business income, उसके ऊपर over and above कुछ भी मिला, it is capital gains. समझा? Okay? 41 section हो गया। I'll talk about 44AA. 44AA I'll come to the end, एकदम लास्ट में आएंगे, ठीक है? अभी 44AD करेंगे पहले, ये तीनों प्रिजम्पटिव बेसिस सेक्शन करेंगे, ठीक है? इसमें अमेंडमेंट है, 43CA भी करना पड़ेगा, वो भी अमेंडमेंट है एक, ठीक है? very important 44AE, there is an amendment in AY 1920, okay? ध्यान दो। Can you tell me, do you know students what is the tax audit criteria for business? 1 crore, बराबर? What is the tax audit criteria for professions? 50 lakhs, very good. Now let me talk about presumptive basis, ठीक है? हाँ, यहाँ पे इनकम टैक्स में बहुत बार होता है प्रिजम्पटिव स्टैंडर्ड, आपको हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उसी तरह से ऐसे प्रिजम्पटिव बेसिस बहुत बार होता है। टू सिंप्लीफाई, ओके, सो 44AD इज अ प्रिजम्पटिव बेसिस, हम प्रिज्यूम करेंगे कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये किसको एप्लीकेबल होता है 44AD? एनी बिजनेस हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, TOL, राइट, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये समझ में आ रहा है? हाँ, जिसका टर्नओवर क्या एक्सीड नहीं करता, 2 करोड़। What option does he have? He has an option of showing profit, declaring a profit of how much? 8% or 6%. He can declare 6% if all the receipts that he has got are in digital form. मतलब ECS के थ्रू आए, चेक के थ्रू आए, डिजिटल फॉर्म में आए, कैश में नहीं आए। अगर कैश में आते कुछ तो रिमेंबर वी विल कैलकुलेट एट 8%. यू विल गेट द 6% बेनिफिट ओनली व्हेन द मनी इज रिसीव्ड डिजिटली, ओके? अच्छा, डू यू थिंक दिस सेक्शन इज कंपल्सरी? इज दिस सेक्शन कंपल्सरी? पक्का नॉट कंपल्सरी, सो इट इज ऑप्शनल, है ना? अच्छा, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आई एम हैप्पी विद 8%, आई डिक्लेयर 8%, नो प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू डिक्लेयर मोर, चलेगा? Yes. Can I declare more? Yes. Why do I want to declare more? I want to get loans, I want a better balance sheet, I want to apply for some contracts for which I need to have a good income. Okay. Can I declare lesser? No, not up to. Can I declare lesser than 8 or 6%? Yes, actually as per the books, but then you will have to get your books of accounts tax audited, provided your income exceeds basic exemption limit. Tax audit comes in only when your income exceeds basic exemption limit. When I calculate 8 or, okay, this is optional. Can I declare lower profit? Yes, I can. But if I declare lower profit plus my income exceeds the basic exemption limit, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
Maintain books and get them tax audited. Maintain books and get them tax audited. Suppose, let's talk a little clearly now. Let's say somebody's turnover is 80 lakhs. What would you advise him? You can tell him you can opt for presumptive basis. 80 lakhs का 8%, suppose. कितना है? 6,40,000. So you tell him 6,40,000 income दिखाओ. He says हाँ हाँ चलेगा. I am okay with it. मुझे दिखाना ये उतना profit. Then खत्म. You can show 640 and the matter gets over. But 80 lakhs के लिए आपने कम दिखाया, लेस दिखाया, लेस देन 8%, देन वॉट यू विल हैव टू टेल हिम, यू विल हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिटेड. अरे वो बोलता है लेकिन टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया तो 1 करोड़ के ऊपर है. नहीं नहीं, व्हेन यू डोंट फॉलो प्रिजम्पटिव बेसिस, वी डोंट लुक एट योर टर्नओवर, यू विल हैव टू गो इन फॉर टैक्स ऑडिट. हाँ, नाउ लिसन, इफ अ क्लाइंट कम्स टू यू जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख है, बिजनेस में 1 करोड़ 20 लाख है, आप उसको बोलते हो तुमको टैक्स ऑडिट अवॉइड करना है, गो फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस, क्योंकि 44AB का टैक्स ऑडिट का लिमिट है 1 करोड़. आई कैन अवॉइड टैक्स ऑडिट अप टू 2 crores. I can avoid tax audit up to 2 crores. How? By opting for presumptive. If I don't opt for presumptive, then I will have to go for tax audit. Then I will have to go for tax audit. बराबर है? What is the tax audit criteria of section 44AB? 1 crore. But they give me a chance to avoid tax audit up to 2 crores by giving me presumptive का limit of 2 crores. बराबर है? इसमें जब हम 8% दिखाते हैं, सपोज 80 लाख का 8% निकालते हैं 640, इसमें वापस हम कुछ खर्चे लेस करेंगे क्या? नो, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एडजस्टमेंट्स फ्रॉम सेक्शन 28 to 44 आर डन, आर कंप्लीटेड, आर ओवर. बराबर है? तो नो खर्चा इज अलाउड, नॉट इवन पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट. पार्टनर्स सैलरी और इंटरेस्ट भी अलावेबल नहीं है. बराबर है क्या? श्योर? अच्छा, कौन से बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल. डज एनीबडी रिमेंबर? नहीं, उनके लिए है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कमीशन बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, हु आर डूइंग कमीशन और एजेंसी बिजनेस. मैंने एक एग्जाम्पल देखो, कैसे होता है, ब्रोकर जो होता है ना, एक फ्लैट दिखा दिया, उसको 2 लाख ब्रोकरेज मिल गया, क्या खर्चा है उसका? वो क्यों 8% दिखाएगा? इनकम टैक्स बोलेगा सॉरी एजेंट्स, ब्रोकर्स, दिस इज नॉट फॉर यू ऑल, यू आर नॉट कवर्ड अंडर दिस. तुम तुम्हारा नॉर्मल बुक्स दिखाओ, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाओ, एक्चुअल क्या है, और हम वही अलाउ करेंगे. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ब्रोकर्स एंड कमीशन वाले बिजनेसेस. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल्स. क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है. एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पीपल हु ओन ट्रक्स और गुड्स कैरेजेस, क्योंकि उनके लिए भी अलग प्रिजम्पटिव सेक्शन बना हुआ है. क्लियर? इज 44AD क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? कम ऑन, क्विकली आंसर. 44AD का टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है? डज नॉट एक्सीड 2 crore. कितना परसेंटेज दिखा सकते? 8 और 6%. कैन आई डिक्लेयर हायर? Yes, no problem. Can I declare lower? Yes. But if you declare lower, plus if your income exceeds basic exemption limit, then you will have to maintain books of accounts and get them tax audited. Clear? हाँ, then you should know ये किसके लिए applicable नहीं है. अच्छा, if I go for presumptive basis, understand all खर्चाs are assumed to be done. Depreciation हो गया, सब सारे खर्चे अलाउ हो गए, ये कुछ भी अलाउ नहीं होगा. Clear to everybody? Coming to 44ADA. Done? 44ADA किसके लिए है? स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है ना इसमें. प्रोफेशंस कौन से प्रोफेशन स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 44AA 1 सब सेक्शन. अच्छा, देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंसी बोला तो उसमें ये सब CA वगैरह आ गए, लीगल, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट. स्टूडेंट जस्ट थिंक ऑफ अ फिल्म प्रोड्यूसर, अ फिल्म आर्टिस्ट, दे अर्न 1 crore of rupees और दे अर्न यू नो. अच्छा, ऑफकोर्स यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है पहले? हाँ, 50 लाख. ये यहाँ पे 50 lakhs क्यों है? क्योंकि इफ़ यू आर अबाव 50 lakhs देन यू आर कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, है ना. अप टू 50 lakhs you can presume that your profit is 50%. So let's say a person has just started his career in films and just gets a very small role and gets 40 lakhs of rupees. You know, then income tax is going to say हाँ on that 40 lakhs 50% तो पक्का खर्चा और कुछ भी नहीं, इसलिए परसेंटेज देखो कितना हाई है. We have selected such professions जहाँ पे उनका खर्चा बिल्कुल कुछ नहीं होता है. फिल्म आर्टिस्ट है, अकाउंटेंसी है, CA है, other professionals are there, so doctors are there. You know, doctors on an average
अगर आप इंडस्ट्री का ट्रेंड देखेंगे 60% एनपी रहता है डॉक्टर्स का, 60 to 65 70%. सो दैट इज हाउ दे हैव कम अप टू दिस 50% फॉर द प्रोफेशनल. सो प्रिज्यूम क्या किया जाता है, बट नॉट मेनी पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट. देन व्हाट डू दे मेंटेन बुक्स, गेट देम टैक्स ऑडिटेड. सो दिस नहीं हमको 50% नहीं दिखाना है. ऑफकोर्स दे हैव दिस ऑप्शन ओनली अप टू 50 lakhs. अबाव 50 lakhs दे आर कंपल्सरी इन टू टैक्स ऑडिट. देन दे हैव टू शो द एक्चुअल पिक्चर टू द गवर्नमेंट. Here, is any kharcha allowed? Okay, again the same. Can I declare lower? Yes. And plus if my income exceeds basic exemption, then tax audit applicable. Is partner salary and all this allowable? No. ये भी allowable नहीं है. Correct है क्या? Okay, just 2-3 sections and then we'll do problems after this is done. हाँ, वॉट कंसल्टेंट उस पर भी डिपेंड करता है, बट कंसल्टेंट्स वुड कम अंडर दिस 44 ADA. इन्वेस्टमेंट इट वुड कम, अकाउंटेंसी फाइनेंशियल इसमें हम ले सकते हैं इधर. करेक्ट. आर यू डन? अभी मैंने 44 AE को स्टार मार्क दिया है. क्यों स्टार मार्क दिया है? अमेंडमेंट है. तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन 44 AE इज वेरी वेरी हाई in May attempt. Okay, now what is the amendment? पहले तो बताओ ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है. Yes, transporters who are having goods carriages, they are owning not more than 10 in a year. They should own not more than 10 goods carriages, then they fit into this. So they are owning not more than क्या करना है इनको, 10 not more than 10 goods carriages. What you should know now, you will have to divide and check the vehicle. goods carriages है ना, उनका वेट देखना पड़ेगा. अनलेडन वेट क्या बोलते हैं, ग्रॉस वेट, या क्या वर्ड यूज किया जाता है, अनलेडन. अनलेडन मतलब उसमें सामान या गुड्स भरने से पहले उस ट्रक का वेट. जब आप खरीदते हो आपको पता रहता है कि ये गाड़ी का वेट कितना है. सो यू हैव टू चेक इफ दिस वेट इज अबाउ हाउ मच, about how much kgs? 15,000? 12,000. If it is about 12,000 kgs, then it is called as heavy. And if it is called as heavy, the income is presumed to be 1,000 rupees per ton per month per vehicle. Per month और part thereof. मैं बताती हूँ वो part thereof क्या है, मैं सिखाऊंगी वो. मैंने इस अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी लिया है, सो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो. 44 AE, not more than 10 goods carriages about 12,000 kg will be treated as heavy, and if it is treated as heavy, it is presumed. See, ये कंपलसरी नहीं है. तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, मत ऑप्ट करो सेक्शन के लिए. मेंटेन बुक्स, गेट देम टैक्स ऑडिटेड. हमने तो ये प्रिज्यूम कर दिया, तुम्हें ठीक लग रहा है तो ऑप्ट करो, ठीक नहीं लग रहा है तो ऑप्ट मत करना. बराबर है क्या? हाँ. सो 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है, अभी तुम लोग इंटरप्रिटेशन और ये सब आपको पता होना चाहिए. पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ मीन्स इफ आई एम ओनिंग अ ट्रक फॉर 1 month 2 days, you will have to calculate income for 2 months per month और part thereof. समझ में आ रहा है? देन इफ इट इज अ लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल के लिए कितना होता है, 7,500 rupees per month or part thereof. Something very very important that you should know, ownership is important and not when it is put to use. What is important? Ownership. नहीं तो पता है क्या लोग क्या करेंगे, ओनरशिप इंपॉर्टेंट. लोग बोलेंगे मैंने ना पूरे 12 महीने के लिए हाँ ये ट्रक ओन किया, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया तो 6 महीने हमने यूज़ ही नहीं किया. एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ रहेगा, 15-20 दिन यूज़ नहीं किया, फिर भी लोग बोलेंगे नहीं 6 महीने ना हमने यूज़ ही नहीं किया. इनकम टैक्सेस वी डोंट वांट एनी लिटिगेशन. तुम कुछ बोलोगे हम कुछ बोलेंगे, नहीं. ओनरशिप, वर यू द ओनर फॉर 12 months, calculate 7,500 for 12 months. You like it, you opt for it. You don't like it, go for tax audit. We don't have any problem. समझ में आ रहा है क्या इधर सबको? यस. सो ये जो इनकम कैलकुलेट होगा, अगर आप इससे लोअर इनकम डिक्लेयर करते हो, then you will have to go for tax audit.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली सेक्शन जहाँ से पार्टनर का सैलरी और इंटरेस्ट अलावेबल होता है. तो दैट इज आई हैव अ फीलिंग 44A ऑलरेडी अमेंडमेंट हो गया. ये ही एक सेक्शन है प्रिजम्पटिव में. अगर पार्टनरशिप फॉर्म का आपने कैलकुलेशंस किया ना, तो 7,500 या 1,000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद एक ही खर्चा लेस करना पड़ेगा. अगर फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट दिया तो दैट खर्चा हैज़ टू बी डिडक्टेड. समझ में आ रहा है? 44AE में सिर्फ एक ही खर्चा वो अलाउड है, एंड दैट इज पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट. दिस इज अलाउेबल हियर. हाँ, यस यस, सैलरी 40B के हिसाब से सैलरी एंड इंटरेस्ट विल बी अलाउेबल एज पर सेक्शन 40B. सो आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल गेट दिस 44AE का क्वेश्चन, और आया तो ये एडजस्टमेंट भी याद रखना. यस, और इंटरेस्ट होगा तो कितना? 12% लेस करने का है ना. डन है क्या? पक्का डन है? हाँ. सो यू गॉट अ कंपेरेटिव पिक्चर ऑफ दीज 3 sections in front of you. Sure? Okay. Now I'll tell you tax audit. Okay, another 10-15 minutes I'll finish and then we'll do problems. Okay. मुझे बताना, याद रखने के लिए 44AA पहला जो सेक्शन है वो किसका होता है? बुक्स का. अगर बुक्स होंगी तो टैक्स ऑडिट होगा ना, बुक्स का ऑडिटिंग तभी होगा. तो 44AA टॉक्स अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. 44AB टॉक्स अबाउट व्हाट? टैक्स ऑडिट. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टैक्स ऑडिट? क्या क्राइटेरिया है टैक्स ऑडिट का? टर्नओवर फॉर बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़. बिजनेस के लिए व्हाट इज द टर्नओवर क्राइटेरिया? ग्रॉस रिसीट्स. योर ग्रॉस रिसीट्स फॉर प्रोफेशन एक्सीड्स 50 लाख. टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ एंड हियर द रिसीट्स आर एक्सीडिंग 50 lakhs. और थर्ड क्या है? Yes, those assessees who have not opted for tax audit. If you are not opting for tax audit, then you are covered under 44, not opting for presumptive basis, of course. Not opting for presumptive basis, then you are covered under tax audit. So if I am not opting, प्रिजम्पटिव बेसिस के कौन से सेक्शंस है? 3. पहला क्या है? 44AD 8% वाला, 44ADA 50% प्रोफेशनल वाला, 44AE गुड्स वाला, ट्रक्स वाला. समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या पता होना चाहिए अगर टैक्स ऑडिट होता है? असेसीज हुआ कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, उनके लिए ड्यू डेट क्या होती है? 30th सितंबर. बराबर है? हाँ. और कंपनी के लिए हमेशा ड्यू डेट क्या होती है? 30th, भले वो टैक्स ऑडिट में हो या टैक्स ऑडिट में ना हो. कंपनी के लिए ड्यू डेट इज ऑलवेज 30th सितंबर. क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? Yeah, so I taught you about deemed income 41, 43CA बताती हूँ, इसमें important correction changes है. सुनो, what is 43CA? I'll explain first, then there's a small table given there, उसमें से हम problem देख लेंगे वो. Now 43CA is the third very very important amendment, and ये जो amendment मैं आपको बता रही हूँ, it has happened in iOS, it has happened in capital gains, and it has happened here. And take it in writing, you're going to get it in the exam. In any of these chapters, but you're going to get an adjustment on this because it's a very, very important amendment that has taken place. Now, what is this 43CA? ध्यान से सुनो. Students, understand very properly, concentrate. You know, if I am selling immovable property, ये किसके लिए है? Immovable. ये जो amendment है, भले iOS हो,
भले कैपिटल गेन्स हो या बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, दिस अमेंडमेंट हैज कम फॉर विच प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा क्या होता है, एक क्या अलग चीज होती है, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। फॉर सेल एंड बाइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द बायर नॉर्मली हैज टू पे स्टैम्प ड्यूटी। नाउ दिस स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट अमाउंट? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। हु डज दिस वैल्यूएशन? स्टेट गवर्नमेंट। हु कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी? स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका वैल्यूएशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये वैल्यूएशन रेडीली अवेलेबल होता है, एक बुकलेट निकलते हैं गवर्नमेंट और ये वैल्यूएशन ऐसा रेडी होता ही है। ठीक है, नाउ ध्यान से सुन लो, अगर आप ऑफिस बेच रहे हो एंड आई से दिस ऑफिस इज योर स्टॉक इन ट्रेड, मतलब क्या? मुझे नहीं समझा, जरा बताना। I am selling an office and I say this office is my stock in trade. What do I mean by that? Yes, I am into the business. I am into construction business. I have bought land. I've constructed 50 offices and I'm selling one. Anything to do with stock in trade will give rise to business income. क्योंकि कैपिटल गेन में कैपिटल असेट की डेफिनेशन का एक्सेप्शन है। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट। हाँ, बट इफ आई एम अ सैलरीड पर्सन और मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑफिस खरीदा है और मैंने ये ऑफिस बेचा, देन दिस बिकम्स माय कैपिटल एसेट और क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन। उधर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 50C। बराबर। सुनो, स्टॉक इन ट्रेड है, आई एम सेलिंग दिस, ओके, आई सोल्ड इट फॉर, एक कस्टमर आया, क्लाइंट आया, आई सोल्ड इट टू अ क्लाइंट फॉर 30 lakhs, but its stamp value is 35 lakhs. कितना है स्टैम्प वैल्यू? 35 lakhs. गवर्नमेंट सेज नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जितना स्टैम्प वैल्यू होता है ना, उससे कई ज़्यादा पैसे उस प्रॉपर्टी के एक्चुअली आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट का जो स्टैम्प वैल्यू है ना, इट इज़ क्वाइट लेस। अभी कहीं ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ा मार्केट से मैच करना चालू किया है। गवर्नमेंट का स्टैम्प वैल्यू एक्चुअली कम है, तो गवर्नमेंट को पता है आपने 30 लाख में नहीं बेचा, आपने ऊपर के पैसे कैश में लिए, ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हो, आपको टैक्स नहीं पे करना है, आप बुक्स में नहीं दिखा रहे हो, आपने कैश ले लिया है। गवर्नमेंट वांट्स टू कट डाउन द ब्लैक मनी। गवर्नमेंट सेज हम फिर भी क्या करेंगे, हम तुमको बोलेंगे 35 lakhs ही अपना सेल प्राइस ट्रीट करो। लेकिन AY 1920 में एक अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट से चलो लेट्स बी अ लिटिल फेयर, 5% हियर एंड देयर डिफरेंस हो सकता है। कितना डिफरेंस हो सकता है? 5%। ये 5% वाला क्लॉज कब आया? AY 1920, पहले नहीं था। अगर आप ये सॉल्व करते AY 1819 में स्टूडेंट्स, तो आप सेल वैल्यू फॉर इनकम टैक्स पर्पस को ट्रीट करते 35 lakhs। बराबर है। अब भी शायद वो आ सकता है, लेट्स सी हाउ। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन? जैसे चलो 5% का बेनिफिट देंगे, मतलब कैसे? दे विल टेल यू फाइंड आउट 100 and फाइंड आउट द सेल प्राइस। व्हाट इज द सेल प्राइस? 30 lakhs। देन फाइंड आउट व्हाट इज योर 105%? 31,50,000। Is your stamp value even exceeding 105%? Yes. Sorry, then we can't help you. Then the stamp value will become your sale price. Then here, is the stamp value exceeding 105% of sale consideration? Yes, then we will take the stamp value as your sale consideration. Now, suppose example is like this. Actual price is 30 lakhs. Stamp value is 31 lakhs. AY 1819 में 31 lakhs ट्रीट किया जाता, बट क्या आपको इस गवर्नमेंट ने कुछ फ़ायदा दिया है? AY 1920 में बोला कंपेयर इट विथ 105%। 105% ऑफ 30 lakhs, 31,50,000। नाउ चेक, इज योर स्टैम्प वैल्यू एक्सीडिंग दिस? नो, इट्स नॉट। लिसन, if your stamp value exceeds 105% of the actual sale consideration, then we will consider the stamp valuation as the sale consideration for the purpose of income tax. तो यहाँ पे my stamp value is कितना बोला मैंने?
31 lakhs. So is it exceeding 105? No. Then this provision not applicable. Then actual sale price, which is 30 lakhs, would be considered as your sale consideration. And genuinely ऐसे problems हो सकते हैं. 5% here and there can happen. You know, you were urgently wanted to sell the property. आपको यूएस जाना है, 15 दिन में प्रॉपर्टी बेचना है. अरे 15 दिन में कोई सामने बायर तो होना चाहिए, उसका लोन होना चाहिए, प्रॉपर्टी चेक करेगा. 15 दिनों में आपको निकलना है पैसे लेके, तो आप बोलते हो ठीक है मैं आई विल गिव यू अ लिटिल डिस्काउंट एंड आई एम रेडी. सो दिस वाज जेन्युइनली आई गॉट लेस मनी. So government says up to 5% we can understand, which they were not ready to understand before AY 1819. That 5% understanding has come with effect from AY 1920. क्या मेरे साथ सब सेंटेंस रिपीट करोगे? क्या करने का हमेशा? If your stamp value exceeds 105% of actual sale consideration, then stamp value will be treated as sale consideration for doing income tax working. And if it doesn't exceed, no problem, जो एक्चुअल है वही ले लेंगे. समझा क्या सबको? पक्का? Anybody having any doubt? Because students, the same is there in capital gains, same is there in IOS. IOS में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें अलग है, बट कैपिटल गेन्स और इसमें तो यही है. और पक्का इस कंसेप्ट के ऊपर, ये 5% कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है 100%. करेक्ट? I'll just wait for a minute if anybody is noting down anything, wants to know anything, wants to ask something, because it's an amendment. Yes? Stamp value equals to 105%. Then is it exceeding? No. Then actual. Very good. Stamp value is exactly 31,50,000 in this case. Is the stamp value exceeding 105? No. Then actual. करेक्ट. गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली अगर 105 है तो क्या नहीं, एक्सीड होगा तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. डन है क्या? सी आई हैव दीज 4 एग्जाम्पल्स. सो फॉर इनकम टैक्स पर्पज क्या कंसिडर करोगे? प्लीज आप नोट करके कैलकुलेट करके मुझे बता दो. हाँ, ये रिवीजन हो रही है. हाँ तो उधर मत देख, वो बंद करके कर तू. क्या बोलते थे रे इसको सब? क्या बोलते थे? वड़ा पाव. हाँ चलो बताओ. हो गया क्या पहला करके? अच्छा, मुझे 105% बताओगे क्या? 39,90,000. So is the stamp value exceeding it? No. ये देखा आ गया तेरा ही पहले तो नहीं. तो what will be the sale value for income tax purpose? 38 lakhs. ओके ये आ गया अपने को पता है. यहाँ पे 105% कितना है? 39,90,000. Is 42,10,000 exceeding 105%? Yes. Then what will be the sale value for income tax purpose? 42,10,000. अभी 35 लाख का 105% बताना. 30 36,75,000. Is 36 lakhs exceeding 105%? Is the stamp value exceeding 105%? No. Then what will be the actual sale consideration for income tax purpose? Actual sale consideration. तो income tax working के लिए भी हम क्या consider करेंगे? 35 lakhs. Okay. Now in this case, do I already know what is 105%? Yes, I know it's 36,75,000. Then is 38 lakh exceeding that? Yes. Then what will be the stamp valuation? What will be the sale consideration for income tax purpose? 38 lakhs. Last one.
इज 30 lakhs एक्सीडिंग दैट? नो, मतलब कम दिया है, उल्टा ये किया, नहीं हो रहा है, तो ठीक है, देन इट्स नॉट एक्सीडिंग 105, देन एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल? 35 lakhs. ऑल ओके विद दिस? श्योर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक थ्योरी पार्ट है, बता देती हूँ. बुक्स हो गया, ये आपको बता देती हूँ, ठीक है, सुनो. अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में ऑलरेडी बताया. अनडिस्क्लोज इनकम पे क्या होता है? इफेक्टिव रेट क्या है अनडिस्क्लोज इनकम का? 78. इफेक्टिव रेट 78. हाउ डिड वी कैलकुलेट 78? 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सो इट कम्स टू इफेक्टिव 78. You should know this because now you can get questions on like in MCQ form. What is undisclosed income? You know, unexplained cash, मैंने दिया है ये, unexplained cash credit or unexplained expenditure, unexplained investment. Now you know there's a raid at somebody's, now there are a lot of raids going on last whole week. Builders, many builders in Pune, there have been raids, and there's one builder may declare around 700 crores as undisclosed income. Just recently, अभी रेड चल रही है, एक लास्ट 3-4 दिनों से there are raids going on all builders in Pune right now. Sunday से चल रहा है raids. तो 700 CR के approx figure we have just come to know. It's a rumored figure right now. We do not know the exact amount. If it's finalized, then if I get to know, I'll tell you all. So understand that I'm not going to tell you. So now understand. Now let's what was unexplained? Okay, so unexplained. Now maybe there's a raid there and they have found there lot of cash is found there. There is investment, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले और ये प्रॉपर्टी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब खरीदने का उसका सोर्स पता नहीं है. तो लॉजिक क्या होता है इनकम टैक्स का? आपने खर्चा किया, मतलब आप, यू मस्ट हैव अर्न दैट मनी. So that's unexplained expenditure. Yeah, you know, there's a raid at somebody's house and they see, oh, the interior is so nice and there's gold plating somewhere, you know, sofa है या कुछ है तो gold. तो कहाँ से हुआ ये खर्चा? बुक्स में अकाउंटिंग हुई है क्या? खर्चा पेमेंट करते वक्त बुक से एंट्री होना चाहिए ना. तो आपने ये पैसे कहाँ से लिए? इट्स नॉट रिकॉर्डेड. इट्स कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स. सम ऑफिसर हैज टेकन अ ब्राइब, डायरेक्टली इसे टोल्ड अ पर्सन, तुम्हारा ये प्लान सैंक्शन करके चाहिए तो मेरे नाम पे 2 फ्लैट्स कर दो. उसके घर पे फ्लैट्स के पेपर्स पड़े, वो निकाले, फ्लैट इज इन हिज नेम. फ्लैट खरीदा कहाँ से है? एंट्री कहाँ है? पैसे कहाँ से दिए? मैंने दिए ही नहीं. तो तुमको मिला, ये तुम्हारा इनकम है, तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, अनडिस्क्लोज इनकम. The rate was not that high, 60%. After demonetization, it has become 60% because government is wants to be fair with honest people who've gone and stood in the lines and deposited their money and changed their currency. And there are people who are still having a lot of black money. So we say no, the undisclosed income का tax rate क्या होने वाला है? 60% plus 25% surcharge plus 4% health and education cess. So effective rate comes to 78%. सो एनीथिंग, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट, आपके अकाउंट बैंक में आपने एकदम से 50 लाख कैश भर दिया है, कहाँ से आया? कुछ नहीं दिखाया, अनएक्सप्लेन्ड है, इट इज़ योर इनकम. इट विल बी ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम. यू विल गेट चांस टू एक्सप्लेन. इफ यू हैव satisfactory explanations, then there is no problem. But your explanation is not satisfactory, then it will be treated as undisclosed income. Yeah, I'll start with problems. ना हाउ मेनी ऑफ योर, अभी शीट्स है ना सबके पहले दिए, अभी आज कुछ नया है, आई डोंट नो अभी कितनी कॉपीज़ है क्या, मुझे नहीं पता. मैंने परसों दिया है ना iOS और इसका साथ में दिया है ना. हाँ वही वाला है. इनफैक्ट मैंने PGPP में और भी ऐड किए, वो कल दे दूंगी, आज पहले ये कर लेंगे ख़त्म. कितने लोगों के पास नहीं है? ओके वेट, कितने पेजेस थे रे? वो 4 थे क्या? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है. हाउ मेनी पेजेस वॉज दैट? शो सेट ऑफ भी था क्या उसमें? पहले 3 क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, दे आर कंपल्सरी क्वेश्चंस काइंड ऑफ अ थिंग. ये लो ना, जिनके पास नहीं है तुम लोग अभी तो पिक्चर निकाल के ले लो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा. फिर ब्रेक में हम जेरोक्स ले लेंगे. Yeah, share, but there are somebody who doesn't have, come click picture, keep it on your phone and then you can solve it or share it with somebody. आ गया? हाँ.
ये उसका है रे, ये स्टूडेंट का है, मेरा नहीं है ये कॉपी। फोटो निकाल ले, पीजीबीपी के निकालो, मैं ब्रेक में बाद में आपको दे देती हूँ, निकालने को बोलेंगे काका को। और जल्दी हो गया तुम्हारा, पूरा पीजीबीपी हो गया रिवाइज करके। देखते हैं, विल टॉक इन द ब्रेक। किसने? अच्छा अच्छा, फिर ब्रेक में बात करेंगे। हाँ ठीक है, चलो, एवरीबडी इज हैविंग अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन। Or this is like, I think the first question that I'm doing is a, दिया नहीं है क्या मैंने? Students, there are a few things here and there in PGBP which are still remaining. दो तीन छोटी कंसेप्ट है, बट प्रॉब्लम्स के बाद मैं आपको कराती हूँ, जैसे टर्मिनल बैलेंसिंग चार्ज है। आपको याद है क्या कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होना चाहिए इन सर्टेन सिचुएशन? सो दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड, आई विल डू इट विथ यू, ओके? मुझे ऐसे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन होना चाहिए। दिस इज नवंबर 2018 क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। So let's start. Quiet everybody. What is the first thing we do? Read the question like a story. Underline the instruction. हमेशा instruction पहले underline करने का. So let's read. X 48 years, a resident individual provides accountancy consultancy services. His income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 is as follows. Salary, motor car expenses, depreciation, medical expense, purchase of computer, bonus, general expense, office and administrative expense, excess of income over expenditure. Consulting fees. Now how much is the consulting fees? 8 lakhs. Share of profit from HUF 25,000. Interest on savings bank deposits 15,000. इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 8,000. ये पीएनएल क्रेडिट साइड देखते ही कुछ स्ट्राइक होना चाहिए. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इज एग्जम्प्ट. हु विल पे टैक्स ऑन दैट? एचयूएफ विल पे. बराबर. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स पे शायद एडजस्टमेंट हो सकता है. और नहीं 3,500 से पोस्ट ऑफिस का होगा तो 80 TTA. हाँ एक मिनट, तुम लोग जो 3,500 बोल रहे हो इधर दिया है क्या? पोस्ट ऑफिस में है. अगर इंटरेस्ट इज ऑन पोस्ट ऑफिस तभी लेना 3,500. ये सिर्फ इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक है तो 80 TTA हो सकता है. वी हैव नॉट येट रेड द एडजस्टमेंट, सो वी हैव टू रीड इट. सो लेट्स लुक एट द अदर इंफॉर्मेशन. एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है? Other information pertaining to PY 1819. Salary includes payment of 12,000 per month to his brother-in-law who is in charge of the marketing department. However, in comparison to similar business, the reasonable salary of a marketing supervisor is 10,000 per month. Interest on savings bank deposit belongs to his wife who has deposited the money out of, underline, pocket money given to her every month. स्त्री धन, पिन मनी, इसके अलग अलग टर्म्स है, मैंने सिखाया आपको. इसको या तो बोलते हैं स्त्री धन या तो पिन मनी, PIN, पिन मनी, और पॉकेट मनी. दिस इज व्हाट. नाउ इस पे क्लबिंग कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है. आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल एंड आई विल गिव इट अगेन. इफ अ husband gives 50,000 to his wife monthly for household expenses, grocery है और बाकी के खर्चे हैं, out of that she saves 20,000 per month
एंड ऐसे करके उसने बैंक में एफडी बना दिया, बैंक उसके सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख दिए. दिस इनकम इज नेवर क्लब्ड. स्त्री धन, पिन मनी, पॉकेट मनी से क्लबिंग कभी भी नहीं होता है. दिस कंसेप्ट इज टॉट टू यू ऑलरेडी, इट इज कवर्ड इन अ नोट्स. दैट इज वाई आई कॉल्ड माई रेगुलर नोट्स एज रामबाण बुक. उतना स्टार्टिंग से लेके एंड तक करो आपको. राम इज एब्सेंट टुडे. ऑल MCQs, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. नाउ तो कंक्लूजन क्या है, मुझे समझा नहीं, जरा कंक्लूजन बता दो. वो जो 15,000 का इंटरेस्ट है ना, ये क्या होगा, किसका इनकम होगा? ये वाइफ का. तो इधर आना चाहिए क्या? नहीं. तो इधर ATTTA आएगा क्या? नहीं. इनकम वाइफ का, तो ATTTA कौन क्लेम करेगा? वाइफ. क्लबिंग क्यों नहीं हो रहा है वैसे? पिन मनी. अच्छा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते कि उसने 1 लाख गिफ्ट दिया और उसने फिर वो पैसे गिफ्ट दिया, फिर हम क्लबिंग करते क्या? हाँ. बट क्योंकि द वर्ड पिन मनी हैज कम इन, स्त्री धन, पॉकेट मनी, नो क्लबिंग टेक्स प्लेस. दिस इज डिफरेंट नेम्स फॉर इट. समझ में आ रहा है क्या? ओके क्या? ATTTA क्या था? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट पे ATTTA मिलता है, इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर. हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए एक नया है, वो डिडक्शन में सिखाऊंगी. ATTTB. कितना ATTTB है? 50,000 और इंटरेस्ट. यहाँ पे जो इंटरेस्ट लेते वो सब लेते, सेविंग्स का भी और FD का भी. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो आगे. कौन सा एडजस्टमेंट है? थर्ड. रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन 1 April 2018 आर एज फॉलोज. मोटर का 40% यूज फॉर पर्सनल यूज 2 लाख. फर्नीचर एंड फिटिंग्स 50,000. मेडिकल एक्सपेंस इंक्लूड्स फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 15,000 incurred for the employees which was revenue in nature. Medical expense for his father 35,000. Father's age is 65 years. Computer is purchased on 5th June 2018 on credit. Mode of payment is as follows. 18,000 is paid in cash as down payment. Remaining amount is paid by an account paid check on 10th August 2018. Bonus is paid on 30th September 2019. General expenses include commission payment of 22,000 to Y for promotion of business on 17 September 2018 without deduction of tax at source. X gets gold coins from family friend on the occasion of his marriage anniversary on 5th December 2018. The market value of the coins is 55,000. Compute the total income and tax liability. Underline the instruction. कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी. तो फिर उल्टा सोचने का. अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला है? टैक्स लाइबिलिटी निकालना है. उसके लिए क्या चाहिए? NTI. ओ मतलब सोचो, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शंस है तो यू हैव टू प्लान दिस. आप बिना प्लान किए सॉल्व करने लगोगे, आप सॉल्व करोगे, आपको कुछ याद आ जाएगा, उसको कट करोगे, वापस करोगे, अननेसेसरली टेंशन एंड प्रेशर कम्स इन. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो यू शुड थिंक फर्स्ट, प्लान फर्स्ट. हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों से आपको लिखवा रही हूँ, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. इफ रिक्वायर्ड यू शुड नोट डाउन. तो इस क्वेश्चन में फिर सोचने का, क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है, क्या है यहाँ पे? गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट मिला तो IOS है, और वो बिजनेस कर रहा है इसलिए PGBP है. और कुछ डिडक्शन है क्या? हो सकता है, तो जैसे प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो 1-2 लाइन वहां पे छोड़ने का. करेक्ट. सो लेट्स राइट डाउन. वॉट एवर इज द इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली योर हेडिंग. सो व्हाट इज द हेडिंग? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ X. This is an exam question. Last November 18 was very easy. So please don't treat that as like, अच्छा ऐसे questions आते हैं. No, that is just sometimes it's easy. Okay. So question number 1, heading computation of tax liability. X का एज दिया नहीं है ना? दिया है 48 years. For AY 1920. No short forms in the exams. We can use them now, and I have cleared the exam, so I can write short forms. Come on. Profits and gains of business and profession, note 1. एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है अलाउड. फिर कौन सा है? IOS. नोट 2. एक आधा लाइन छोड़ देने का हमेशा, कुछ बाद में एक और इनकम कुछ आपको लग रहा है ऐड हो गया तो. लेस चैप्टर 6 से डिडक्शंस.
लीव 2 लाइन्स, NT आए, फिर टैक्स के लिए वापस वी हैव टू लीव सम स्पेस एंड देन नोट 1 PGBP, टैक्स के लिए लीव सम स्पेस, रेडी एवरीबडी, नोट 1 PGBP। अच्छा एक मिनट, हमेशा 2 मिनट पहले सोचने का। अच्छा कौन सा हेड है PGBP, क्या उसमें स्पेशल पॉइंट है, क्या कुछ है, क्या याद करने का। तो याद रखो कि असेसी इज अलाउड टू फॉलो एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने जानबूझ के फिर और क्या है, नवंबर के सजेस्टेड आंसर्स अभी तक इंस्टीट्यूट के आउट नहीं हुए, तो मैंने एक May 17 का भी एक या उसके पहले वाला एक और क्वेश्चन लिया है जहाँ पे वापस रिसीट पेमेंट दिया है एंड दे हैव गिवन आंसर, सजेस्टेड आंसर मैं आज लेके आना भूल गई, आई हैड इनफैक्ट टेकन अ प्रिंट आउट एंड केप्ट फॉर यू टू सी। वहाँ पे दोनों अजम्पशंस दिए दैट इट इज़ फॉलोइंग आइदर कैश सिस्टम और दे आर फॉलोइंग मर्केंटाइल। तो अगेन यू हैव टू बी क्लियर ओवर हियर व्हाट डू यू वांट टू ट्रीट दिस एज। So you have to be clear, what do you want to assume? Do you want to assume assessee is following cash system or do you want to assume assessee is following mercantile? Because our answer could change. There is one place where our answer will change depending upon the method of accounting. तुमको क्या अज्यूम करना है तुम्हारी मर्जी है। मैं आपको वापस बताती हूँ, May अटेम्प्ट का May 17 का भी एक एग्जाम पेपर मैंने यहाँ पे लिया है, उसके सजेस्टेड में प्रिंट आउट आज नहीं लेके आई, कल आपको दिखा दूंगी। इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर्स दिए, अज्यूमिंग अगर कैश सिस्टम है और अज्यूमिंग अगर मर्केंटाइल है, दैट मीन्स वी आर फ्री टू मेक एन अजम्पशन। नवंबर 18 का अभी तक इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर इज नॉट आउट, आया नहीं है। When it comes out and if there's something else, I will communicate to you on the group. So you will immediately, you don't worry and you don't search for answers and no, that's my job, I'll do it for you. You focus on your studies. Okay? So here NTA और tax liability, तो आप क्या assume करना चाहते हो? तो हमारा आंसर तो एक होना चाहिए ना, क्या assume करना चाहते हो? mercantile. Yes, you can assume assessee is following mercantile and then you have to write a note. और अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट है, हमें लगता है कि अगर कैश होता तो अलग है, तो वो भी आंसर लिख देने का एक सेंटेंस में कि अगर असेसी ने कैश सिस्टम किया तो ये चेंज होता था। ठीक है, यहाँ पे एक है वैसा एडजस्टमेंट, बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर दिया कि हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, मर्केंटाइल, तो वो हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, तो आई टर्न माई पेज, यू लेफ्ट सम 3-4 लाइन्स। पर्टिकुलर्स कमान, नोट 1 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। You're numbering or what? Your notebook pages, or now you've stopped numbering? Stopped numbering. Okay. Write down now. What is the NP? I don't have the amount. Question नहीं है मेरे पास भी। मैं स्क्रीन से देखती हूँ, एक मिनट। हाँ, I don't have the question in front of me. Okay. Excess of income over expenditure 1,52,500. So let's write down excess of income over expenditure. क्या है अमाउंट बताना ज़रा? 152,500. रेडी क्या? हाँ, लेट्स स्टार्ट। सैलरी, एनी एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट नंबर 1। हाँ, व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? पढ़ो और बताओ क्या करोगे। अभी आप डायरेक्टली एडलेस बता सकते हो ना, अकाउंटेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2,000 पर मंथ, सो 24,000। 20 क्या? 24,000 इज डिसअलावेबल अंडर सेक्शन 48(2). अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू अ रिलेटिव इज डिसअलावेबल। बराबर है। सी, ब्रदर को आप 12,000 दे रहे हो, बट सेम लेवल सैलरी आउटसाइड इन द इंडस्ट्री और द मार्केट इज 10,000. So fair market value is 10,000. You are giving 12. How much is excessive payment you are doing? 2,000 per month. That means how much? 24,000.
बराबर है, दिस इज डिसअलावेबल. यू ऑलरेडी नो द लॉजिक राइट. व्हाट डू वी डू, ऑलरेडी अकाउंटेंट ने सैलरी को डेबिट कर दिया है. हम अकाउंटेंट को पूछते हैं, अकाउंटेंट एक ही बार करेंगे, अकाउंटेंट तुमने क्या किया, उसने क्या किया, पूरा सैलरी पीएनएल को डेबिट किया. डेबिट करने की वजह से प्रॉफिट गलती से कम हो गया, नहीं करना था वो डेबिट 24, इसलिए उसको ऐड करो, प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा. बराबर है. हाँ, सो ऐड में, ओके, ऐड में फर्स्ट पॉइंट, इफ यू रिमेंबर द सेक्शन प्लीज कोट इट, इफ यू डोंट गलत सेक्शन मत कोट करना. हाँ, श्योर हो तो ही कोट करना. ऐसे कुछ नहीं है कि मार्क्स कट होते हैं, सेक्शन कोट नहीं करने के लिए नहीं कट होते, लेकिन गलत कोट करने के लिए पक्का कट होंगे. ठीक है. सो राइट डाउन, सॉरी, ओके, excess salary paid to brother, how much is excess, 2000 into 12 months. कौन सा सेक्शन है ये, 48(2), इनर कॉलम 24,000. सेकेंड, मोटर का कोई एडजस्टमेंट है क्या, 40 इज पर्सनल, सो 40 शुड बी नॉट अलाउड. कल ही सिखाया, बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए, याद रखना. इन पीजीपीबी डजंट हैव अ फिक्स फॉर्मेट, बट वीव लर्न पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, कैपिटल एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट अलाउड. बराबर है. फ्यूचर अनसर्टन कॉन्टिंजेंट एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड. ये बेसिक कंसेप्ट है हमारी. ठीक है. तो क्या होगा ये अलावेबल, 40% डिसअलाउ. राइट डाउन, 40% मोटर कार एक्सपेंसेस. I just have a few 3 or 4 small concepts which I will cover up maybe. एक थोड़ी प्रॉब्लम के बाद कवर कर दूंगी, एक हाथ 2 थियोरी पार्ट बचा है. 40% ऑफ मोटर का एक्सपेंसिव पर्सनल डिसअलाउड. अमाउंट बताना ज़रा, 2200. ओके. डेप्रिसिएशन कोई एडजस्टमेंट है क्या, ये तुम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू दिया ना, करेक्ट डेप्रिसिएशन निकालो, क्या आएगा, और फर्नीचर फिटिंग्स का फर्नीचर फिटिंग्स पे रेट क्या होता है, 10%. करेक्ट. सो आई जस्ट डू हियर वर्किंग टेम्पररी हियर, हम लोग बाद में ये करेंगे, समवेयर इन रफ वी कैन जस्ट नोट डाउन. मोटर कार पे कितना आ रहा है, 2 lakhs पे, WDV 2 lakhs दिया है ना, सो 2 lakhs पे 15%, उसका 60, कितना लोगे, 40 इज पर्सनल, सो हाउ मच इज ऑफिशियल, 60, सो 60%. एंड फर्नीचर का ये बाद में नोट करेंगे आप. ओके. फर्नीचर का कितना है, WDV 50, 10%, तो कितना, सो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 23. और अकाउंटेंट ने कितना डेबिट किया है, 47,500. अकाउंटेंट तुमने क्या किया, ज़्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट किया, कितना ज़्यादा, 24,500, तो उतना डिसअलाउ होगा. बराबर है ना. एक मिनट, डेज कंप्यूटर ऑल्सो, वेट, या देन विल वेट. कंप्यूटर का एडजस्टमेंट पढ़ के एक ही टाइम करते हैं, है ना. सो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट रखते हैं क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है नीचे कंप्यूटर का. सो डोंट वेट, है ना. विल ऐड ऑन दिस द कंप्यूटर वाला एंड देन वील से व्हाट इज रॉन्ग एंड करेक्ट. ठीक है. परचेज ऑफ कंप्यूटर 80,000, ये पीएनएल को डेबिट होना चाहिए क्या, परचेज ऑफ कंप्यूटर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड यू शुड क्लेम depreciation. Correct. So here we'll say
Fourth point, see, purchase of computer, capital expenses are not allowed. Add it and claim depreciation. So depreciation का working भी करेंगे. तो पहले first computer purchased, capital expenditure 80,000. What do you want to do? Leave some space and do depreciation का working right away? Okay, so I'll turn the page. Let's do depreciation. It's note 1A maybe. Leave some space and do depreciation का working. Car 2 lakhs पे 15% and 60%. Why only 60? Because only 60 is business. Furniture and now computer. What is the rate of depreciation on computer? 40%. So should I calculate on 80,000? 80,000 minus 18 because 18 is paid in cash. If it is paid in cash about 10,000, तो उस पे you cannot get depreciation. So 80,000 minus तो कितना आता है 62. उस पे 40 ओके है ना. कब परचेज किया कुछ नहीं दिया ना. जून. हाँ तो मतलब पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज है. अगर और भी ट्रिकी करना है तो हम एडजस्टमेंट देंगे कि परचेज इन दिसंबर वगैरह. देन रिमेंबर यू विल हैव टू क्लेम हाफ द डेप्रिसिएशन. ओके तो यहाँ पे 40% ले लो तो कितना आ रहा है 24. टेक अ टोटल. करेक्ट है क्या? कितना निकला है? ओके 47,800. अकाउंटेंट ने कितना किया है 47,500. अकाउंटेंट तुमने क्या किया 47,500. तुमको एक्चुअली डेबिट करना था 47,800 और भी कितना डेबिट करना है 300. डेबिट से हमेशा प्रॉफिट कम होता है इसलिए लेस. ओके सो यू कैन गो बैक. डन. डेप्रिसिएशन का वर्किंग इज डन. एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? नो. पक्का. ऐड के लिए लीव सम स्पेस एंड से लेस. अच्छा इफ समबडी इज लर्न इट लाइक दिस, पहले ऐड करना जितना पीएनएल को दिया और बाद में जो अलाउड है वो लेस करो. नो प्रॉब्लम. यू कैन ऐड वॉट एवर इज डेबिटेड एंड डिडक्ट वॉट इज यू हैव कैलकुलेटेड. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो यहाँ पे लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन ऊपर का कट करना पड़ेगा. नोट 1A 47,800 माइनस 47,500 कितना आ रहा है 300. डन. मेडिकल एक्सपेंस इज देयर एन एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? यू मिस्ड इट आउट. हाँ रीड द एडजस्टमेंट मेडिकल एक्सपेंस के लिए. मेडिकल एक्सपेंस क्या करोगे बताओ मुझे. Okay. Is family planning expenditure allowed? It is allowed only to a corporate assessee. And if it is a capital expenditure, it is allowed over a period of 5 years. But ये भी किसको allowed है? Corporate assessee को. बराबर है. तो ये assessee corporate नहीं individual है. तो this expense is not allowed. You will have to add it. So write down first 5th point. Also for 4th point now. Expenditure on family planning disallowed. कितना है रे 15,000. And is there some other expenditure also which you should disallow? It's personal. Huh? Medical expenses on whom?
father, but can you get some deduction over there? Yes, you can claim 80D over. Of course you will have to write a note assuming that on the father there is no insurance premium. मतलब मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है. अगर मेडिक्लेम पॉलिसी होता तो फिर मेडिकल खर्चा इज नॉट अलाउड, अदरवाइज इट कुड बी अलाउड. 80D में हम उसको क्लेम कर सकते हैं. लेकिन ये तो खर्चा तो पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. अगर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सम वर्कर्स होता, स्टाफ होता while they were on duty, then that's business. But this is not allowed. How much is the kharcha? 35. So disallow. Write down. Add में medical expenditure of father not allowed. हाँ तो मैंने बोला ना डिडक्शन मिलेगा, अभी तो वही बोला ना. हाँ अभी ऐड होगा, बाद में डिडक्शन मिलेगा. हाँ उनकी एज 65 है फादर की, तो हायर डिडक्शन का लिमिट मिलेगा 80D का, वो 80D में जाएगा. अभी बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं, तो डिसअलाउ करना चाहिए ना, PNL को नहीं होना चाहिए ना डेबिट. हाँ बराबर. मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ फादर disallowed. Why is it disallowed? It's personal kharcha, nothing to do with business. How much is the amount, can you tell me? 35,000. We'll do 80D working afterwards, okay, on this. Or do you want to write it right away? If you feel you will forget, you will write it बाद में. Okay, next. Okay, commission without TDS. Wait, let me go in the sequence. Bonus adjustment देखो क्या है. अभी सिखाया बोनस इज कवर्ड अंडर 43B, और अभी दिया है इट इज पेड ऑन. डू यू नो व्हाट इज हिज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न? बाय लुक एट द कंसल्टिंग फीस का अमाउंट. आई डोंट थिंक इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट. वी डू नॉट नो दैट. So we'll have to assume that it's paid after the due date. We do not know he's opted for presumptive, he's not, or actually we're going to do the working. We do not know whether he's getting consulting fees and he's doing accountancy consultancy fees. So accountancy मतलब is he getting covered under presumptive basis? Yes. ये आपको problem solve करने से पहले strike होना चाहिए. मैं नहीं बताती, हम नहीं कुछ डिस्कस करते, हम सॉल्व करके ख़त्म हो जाता. यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सोचने पड़ेंगे कि बुक्स के हिसाब से जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो बुक्स के हिसाब से और प्रिजम्पटिव के हिसाब से क्या आ रहा है. फिर ड्यू डेट विल डिपेंड ऑन दैट. अगर ड्यू डेट, इफ यू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस देन ड्यू डेट इज 31st July. If you do not opt for presumptive, then the due date would be 30th September. And your bonus is paid on 30th September. So right now, can I take a decision? No, I cannot. I do not know if it is paid within the due date or no. Do you understand this? So if reading of the problem, it seems very easy, you have to absolutely be very alert and get these points before you start solving. अच्छा, consultancy है and provides accountancy consultancy. So accountancy gets covered under specified business. It comes under 44 ADA. तो we have to just wait and see for 2 minutes. We'll just see क्या होता है. वो छोड़ के अपना अभी एडजस्टमेंट बोनस को पेंडिंग रखना पड़ेगा. अलावेबल है कि नहीं, we'll have to check that. ओके, जनरल एक्सपेंस बताओ क्या है. जनरल एक्सपेंस में क्या है? कमीशन विदाउट TDS, करेक्ट. हाँ, तो कमीशन विदाउट TDS इज ही इट बिकम्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A. कितना डिसअलाउंस होगा? नहीं, पूरा नहीं. अज्यूम इट इज, मेक नॉर्मल अजम्पशन, इट इज पेड टू अ रेसिडेंट. रेसिडेंट को पे किया तो कितना? 30%. इधर मैंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया. सपोज लास्ट ईयर assessee was not covered under tax audit, then no disallowance. TDS provision is applicable only if the assessee is covered in the tax audit in the last year. ऐसा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सब कुछ. You never know, one sentence and there could be different provisions. In TDS, provisions are applicable when the assessee is covered under tax audit in the last year. Individual और HUF के लिए. फर्म कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअल HUF के लिए होता है. ओके, तो TDS के इसमें हम सीख चुके हैं या वापस सीखेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो. Yeah, so we'll see that. So anyways, we'll make a normal assumption that TDS provision is applicable to him and he is not deducted it, तो 30% will be disallowed. इधर नहीं मिलेगा रे.
40 में कैसे मिलेगा? टीडीएस उसको एप्लीकेबल है कि नहीं वो टीडीएस के चैप्टर में मिलेगा। हाँ सुनो, क्या क्या बात हो रही है? तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, तुम कौन सी एडजस्टमेंट के लिए बोल रहे हो? बोनस की बात कर रहे हो या कमीशन की बात कर रहे हो? तो कमीशन में क्या दिया है? अरे कमीशन की बात नहीं है, मैं क्यों डिसअलाउ कर रही हूँ उसको? TDS and which bonus and commission gets covered under 43B? Paid to employees. हाँ, दिस इज कमीशन पेड टू समबडी एल्स, इसको 43B में मत ऐड करो। इस ये कमीशन हम इसलिए डिसअलाउ करें क्योंकि तुमने इसके ऊपर TDS कट नहीं किया, समझा क्या? चलो सो राइट डाउन कमीशन विदाउट डिडक्टिंग TDS। कमीशन विदाउट डिडक्टिंग TDS कौन से सेक्शन में डिसअलाउ होता है? 40A। कितना परसेंट? 30% ऑफ। व्हाट इज द अमाउंट? 22,000, so 6,600। Office and administrative expense is allowable, no? Any adjustment? Excess of income हो गया। Come to the P&L credit side। कंसल्टिंग फीस 8 लाख है, मतलब ये 44AD में जा सकता है। 50% मतलब 4 लाख का प्रॉफिट होगा, तो हम ऑप्ट करेंगे कि नहीं? एक अंदाज़ा लेते, शायद नहीं लग रहा है, इसका एक्चुअल प्रॉफिट कम ही दिख रहा है, तो देखते हैं अभी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF एग्जम्प्ट है। अभी क्रेडिट साइड पे आ गया, क्रेडिट में आ गया मतलब आपका इनकम है ये, अकाउंटेंट ने इसको इनकम ट्रीट कर दिया। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF इज इट एग्जम्प्ट? यस इट इज एग्जम्प्ट। सो अकाउंटेंट तुमने क्या किया? तुमने P&L के क्रेडिट में डाल दिया, क्रेडिट की वजह से ये क्या हो गया? इनकम, इनकम गलती से बढ़ गया, रेक्टिफाई करने के लिए लेस करो। सो लेस में सेकेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट अमाउंट 25,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स क्या करोगे? पक्का? हाँ, इट इज वाइफ्स इनकम, नो क्लबिंग, इट इज आउट ऑफ हर पॉकेट मनी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या इनटू ब्रैकेट वाइफ्स इनकम। एंड व्हाट अबाउट IOS, सॉरी व्हाट अबाउट इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट? यहाँ से लेस करो, IOS में ऐड करो। यस, सो लेस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। P&L debit side over, credit side over. Any adjustment remaining? Bonus is remaining. बोनस की एडजस्टमेंट को छोड़ के मुझे ज़रा ऐड और लेस बता दो पहले। एक लाइन इधर छोड़ देना, ऐड और लेस पेंसिल से लिख देना चाहिए। तो क्या हो गया बोलना? नहीं आता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज गोइंग अंडर IOS। चलो मुझे ऐड का टोटल बता दो, पेंसिल से लिखना तुम लोग। 183,800 और लेस का टोटल तुम लोग पेंसिल से लिखो, क्यों मैं बताती हूँ। हाँ 48,300। और अगर एडलेस ये करके तो PGBP कितना आएगा तुम्हारा? 2,88,000 राउंड क्या? अभी 2 मिनट सुनो मुझे क्या बोलना है, सुनो। अभी बोनस का एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, वो ड्यू डेट पे डिपेंडेंट है, और ड्यू डेट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आर यू ऑप्टिंग फॉर, प्रिजम्पटिव और नॉट प्रिजम्पटिव। बराबर है कि नहीं? हाँ तो सुनो,
पीजीबीपी बुक्स के हिसाब से कितना आ रहा है 288, बोनस का अमाउंट है कितना 10,000, मतलब मैक्सिमम अगर वो डिसअलाउ हो गया तो आपका प्रॉफिट 10,000 से मतलब 98 हो जाएगा। और अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हो तो लुक एट योर रिसीट्स ना, कितना है रिसीट्स 8 लाख, 8 लाख का 50%, it's very high, 4 lakhs. That means you will suggest your clients not to opt for presumptive basis. Exam mein you should choose whichever is mathematically lesser figure. I told you I may not do that in the office for a client, depends upon client's mentality, but in exam what are you going to do? You are going to choose whichever is the lower amount. So you are going to say assessee should go for books, as per books, and declare lower profit. Oh, he is declaring lower profit, that means he is going in for tax audit and he will get covered under tax audit, इसलिए उसका due date हो जाएगा 30th September. Now has the bonus been paid within 30th September due date? Yes, then it is an allowable expenditure. समझा क्या? हाँ, पक्का बराबर है ना? तो बोनस इज लकीली हियर अलावेबल, तो हमारे एड लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले ये कंप्लीट करो तो वो नोट देती हूँ प्रिजम्पटिव, और वो नहीं ऑप्ट करना है वो फटाफट। राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, कम ऑन क्विक। क्या हो गया? somebody else also says come on. अच्छा, स्वप्निल says ओके, ठीक है। क्या हुआ, डाउट है क्या? रेडी, नोट ले लो। डिड यू गेट 288, 2,88,000 स्टूडेंट्स? ये डन है क्या? राइट अ नोट। नहीं नहीं, पीजीबीपी का इधर लिखेंगे, अब भी इधर ही डिसाइड किया ना हमने। सो नोट लिखो, ये पीजीबीपी का नोट है। assessee is covered under is covered under 44 ADA. तो प्रिजम्पटिव बेसिस प्रॉफिट %50 of 8 lakhs, 4 lakhs. It is advisable to declare lower profit as per books of accounts. Then assessee will get covered under tax audit. Therefore, due date will be under section 139(1) will be due date under section 139(1) will be 30th September 2000. उधर 19 ही दिया है ना? Yeah. Due date will be 30th September 2019. Correct? बोनस, अच्छा एक मिनट सुनो। पता है, अगर आप अज्यूम करते कि असेसी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो बोनस अलावेबल ही नहीं होता। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बोनस इज अलावेबल इफ द एक्सपेंडिचर इज पेड, पेमेंट इज डन विद इन द ईयर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 43B ये जो सेक्शन है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पीपल हु आर डूइंग मर्केंटाइल,
क्योंकि बाकी के लोग एनीवेज कैश सिस्टम मतलब खर्चे पेमेंट पे अलाउ कर रहे हैं। तो ये 43B इज एप्लीकेबल एक्चुअली। सो अगर आप अज्यूम करते हैं ना असेस इज फॉलोइंग कैश, तो आपको क्या करना पड़ता, बोनस आपको डिसअलाउ करना पड़ता, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं किया है। देखा, आपके थोड़े अजम्पशन से कैसे आंसर्स में वेरिएशंस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। चलो, बोनस कवर्ड अंडर सेक्शन 43B will be allowable as it is paid within the due date and what have we assumed? It is assumed assessee is following बराबर है क्या? इट इज अज्यूम assessee is following mercantile method of accounting। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। IOS करना है, ATD करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। चलो जल्दी करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है, जिस पे मार्क्स का वेटेज ज़्यादा होता है। इट्स मोस्टली अ कंबाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे ATD आ गया तो ये एक टाइप का कंबाइंड क्वेश्चन है। समझा क्या? चलो नोट 2 करेंगे। IOS में क्या क्या आने वाला है? इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अमाउंट कितना है? 8,000। और कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले वो भी आएगा ना, लेकिन कभी मिले वो? ए मैरिज एनिवर्सरी पे तो एग्जम्प्ट है। नहीं क्या? नहीं, सिर्फ मैरिज पे एग्जम्प्ट है। हाँ ठीक है, एनिवर्सरी पे एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है। गोल्ड कॉइन्स रिसीव्ड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, कितना मिला रे गिफ्ट एनिवर्सरी पे? 55,000। So how much is the total IOS coming to? 63। No, it's not there like this। अगर 50,000 तक अच्छा सुनो, अगर ये 45 होता, गोल्ड कॉइन्स 45,000 होता तो पूरा एग्जाम्प्ट। ओके और अगर ये 55 होता है, मोमेंट इट क्रॉसेस 50 देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ फुल्ली टैक्सेबल, समझा ना? ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है, अपने को पता रहता है बट वी टेंड टू मेक दिस विच इज ओके। इसलिए मॉक टेस्ट एक तो भी टेस्ट सीरीज देके फिर जाना एग्जाम को, ठीक है ना? 1 is enough, then you can decide if you want to give more than 1, but just 1 तो पक्का you have to give। करे सब्स्टिट्यूट अभी। चलो करो सब्स्टिट्यूट, चलो जल्दी। करो। पीजीबी भी कितना लिया हम लोगों ने? 2,88,000 ना। और IOS कितना है? टोटल कितना हो गया? 350। और डिडक्शन है क्या? ATD, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर फादर हुज अ सीनियर सिटीजन, कितना अलाउड होता है? खर्चा कितना हुआ है? अलाउ कितना होता है? प्रीमियम और 50,000 whichever is he is a senior citizen, there's an amendment in this AY
1920 से the limit for senior citizen has become 50,000. How much is the limit? 50,000. समझा क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फादर 35 है ना रे खर्चा, लिखो 35,000 और 50. दिस इज अ अमेंडमेंट इन AY 1920 की लिमिट 50 हो गई है. तो NTI कितना आ रहा है? 316. टैक्स निकालो. टैक्स कितना आया? 3,300. हाँ 3,432. रिबेट भूल गए. 3.5 लाख तक रिबेट लेना है. ओ ओके, लेट मी राइट. पहले मुझे टैक्स विदाउट ही बताना कितना आ रहा है. 3,300. ओयो एक मिनट. हाँ रिबेट कितना आएगा? 2,500. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिबेट? 3,300 और 2,500 विच एवर इज लोअर. therefore tax 800 ना रे. Add cess 4%. health and education cess 32 na. So tax liability is 832. Do we do rounding off? Under which section? 288B. Rounded off under section 288B. कितना आ रहा है वो? 830. डन है क्या? Then you will earn your 16 marks if you do not make any mistakes here. 16, 15 या 10-12 marks मिल जाएंगे यहाँ पे तो, अगर इतना है. क्या हुआ? Okay, so we'll take a break for 5 minutes and then continue.